हेलो नमस्कार दोस्तों। उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे होंगे, बहुत बढ़िया होंगे आप सभी लोग। तो हम लोग आज पढ़ेंगे इंडियन नेशनल मूवमेंट में। हम लोग आज सूरत अधिवेशन देखेंगे और यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि सूरत अधिवेशन में कांग्रेस जो एक ही छत के नीचे रहा करती थी, एक ही छत के नीचे जब कांग्रेस रहा करती थी तो यहाँ पे क्या होता है कि यह कांग्रेस दो भागों में बढ़ जाती है। पहली बार कांग्रेस का विभाजन 1907 में सूरत अधिवेशन में होता है। ठीक है, तो सूरत अधिवेशन में कांग्रेस का विभाजन दो भागों में हो जाता है। हम इसके कारणों पे भी बात करेंगे और क्यों होता है, आखिर गरम दल क्या चाहते थे और नरम दल जो थे क्या चाहते थे। तो अगर बात किया जाए तो विभाजन में सिर्फ एक ही कारण है और वो कारण है विचारधाराओं का उत्पन्न होना, यानी कि नई विचारधारा उत्पन्न हुआ जिसकी वजह से कांग्रेस का विभाजन हो जाता है। तो हम लोग कांग्रेस के विभाजन पे बात करेंगे। ठीक है, चलिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं यहाँ पे सूरत अधिवेशन है ना। सूरत अधिवेशन हम लोग देखेंगे और सूरत अधिवेशन आपको होता है 26 दिसंबर है ना, 26 दिसंबर 1907 को होता है। सूरत अधिवेशन आपको 26 दिसंबर 1907 को हुआ और सूरत अधिवेशन ताप्ती नदी के किनारे होता है ना। एग्जाम के व्यू से बहुत इम्पोर्टेंट है। ताप्ती नदी के किनारे है ना, ताप्ती नदी के किनारे यह अधिवेशन हुआ जिसकी अध्यक्षता है ना, जिसकी अध्यक्षता रास बिहारी घोष करते हैं। ठीक है, पूछता है, बहुत बार सवाल पूछा हुआ। अध्यक्षता जो है रास बिहारी है ना, रास बिहारी घोष करते हैं। रास बिहारी घोष के द्वारा इसकी अध्यक्षता किया जाता है। कब? तो 1907 में। और 1907 में सूरत का अधिवेशन होता है जिसकी अध्यक्षता, बहुत बार पूछा हुआ सवाल है, बहुत बार यह सवाल पूछा गया है कि सूरत का अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था, तो रास बिहारी घोष के द्वारा किया जाता है। और इसी अधिवेशन में पहली बार कांग्रेस दो भागों में बढ़ जाती है, एक गरम दल हो जाएगा और दूसरा नरम दल हो जाता है। कहा जा सकता है कि भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष के इतिहास में एनी बेसेंट ने इस घटना को काला दिवस के रूप में संबोधित किया। एनी बेसेंट ने इस घटना को काला दिवस के रूप में संबोधित किया क्योंकि पहली बार कांग्रेस का विभाजन 1907 में होता है। तो चलिए हम लोग थोड़ा कारण पे बात करते हैं, क्यों हो गया कारण, इसके पीछे क्या कारण है। क्योंकि दुनिया में हर चीज़ के पीछे कोई ना कोई कारण है और इतिहास में तो बिल्कुल कारण का भंडार ही है, बहुत सारा यहाँ पे भरमार है। चलिए आगे बढ़ा जाए, कारण क्या है ना। कारण की अगर बात किया जाए तो ये सूरत का जो अधिवेशन आप देख रहे थे, जो कांग्रेस दो भागों में बढ़ जाती है, उसमें सिर्फ एक कारण मौजूद है जो आपको दिखाई दे रहा होगा। वो है अध्यक्ष पद को लेकर के जो विवाद हुआ। अध्यक्ष पद को लेकर जो विवाद हुआ, इसी से इसका विघटन हो जाता है और ये कांग्रेस जो एक ही छत के नीचे जो निवास करती थी वह दो भागों में विभाजित हो जाता है, बढ़ जाता है। देखिए 1905 में अगर हम लोग बात करें यहाँ पे, तो 1905 में कांग्रेस का अधिवेशन होता है, बनारस का अधिवेशन है ना। यहाँ पे देखिए बनारस का अधिवेशन होता है, बनारस का अधिवेशन होता है यहाँ पे, जिसकी अध्यक्षता गोपाल कृष्ण गोखले करते हैं है ना, जिसकी अध्यक्षता गोपाल कृष्ण ने, पूछा गया है बहुत बार है ना, गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा है ना, गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा इसकी अध्यक्षता किया जाता है 1905 में। और 1905 में बंगाल का विभाजन भी हो जाता है, यानी कि राष्ट्रीय चेतना को कमज़ोर करने के लिए एक वायसराय आता है जो बंगाल का विभाजन कर देता है, जिसका नाम है कर्जन। और कर्जन की जो नीतियां हैं, यह राष्ट्रीय आंदोलन को किसी भी हालत में कमज़ोर करने वाली नीतियां होती है। इसलिए हिंदू और मुसलमानों को क्या कर दिया, दोनों को अलग अलग कर दिया। और यही वजह था
यही वजह था कि करजन ये चाहती थी कि कांग्रेस को बहुत कमज़ोर कर दिया जाए। इसलिए कांग्रेस का करजन का एक नारा भी होता है कि मैं चाहता हूं कि कांग्रेस का पतन हो जाए और मैं कार्यकाल में ही इसको मरता हुआ देखना चाहता हूं, उसने ये भी कहा। तो देखिए, कांग्रेस में 1905 में जब बनारस का अधिवेशन होता है तो इसी अधिवेशन की अध्यक्षता जो है गोपाल कृष्ण गोखले करते हैं। और यहाँ पे तिलक जो है, बाल गंगाधर जो तिलक हैं, यानी कि उदारवादियों के याचिका और याचना की नीतियों का कड़ा विरोध करते हैं, बहुत ज़्यादा विरोध करते हैं। बाल गंगाधर तिलक जो हैं इसी समय, यानी कि गोपाल कृष्ण गोखले जब अध्यक्षता इसका करते हैं बनारस अधिवेशन का, तो इसी समय बाल गंगाधर तिलक के द्वारा इनके नीतियों का, उदारवादी नीतियों का सबसे ज़्यादा उस समय विरोध करते हैं। कौन? तो बाल गंगाधर तिलक। इनका मानना है कि यह इसी समय स्वदेशी आंदोलन को पूरे भारत में इसका विस्तार किया जाए। इनका ये मानना था कि स्वदेशी आंदोलन जो है ना, स्वदेशी आंदोलन जो है इसका विस्तार पूरे भारत में होना चाहिए, है ना। और ये चाहते थे कि इस आंदोलन में अन्य लोगों को भी शामिल कर लिया जाना चाहिए ताकि इस आंदोलन को और व्यापक दृष्टिकोण दिया जा सके। ये मानना था किसका? बाल गंगाधर तिलक का। लेकिन उदारवादी इनके पक्ष में बिल्कुल नहीं थे। उदारवादी चाहते थे कि केवल सिर्फ इसका जो विस्तार है मात्र बंगाल तक ही रहना चाहिए और वह अन्य लोगों को इस आंदोलन में शामिल करना नहीं चाहते थे। एक कारण था क्योंकि तिलक ये चाहते थे कि इस आंदोलन को, यानी कि स्वदेशी आंदोलन को बड़े पैमाने पर किया जाए। इसका विस्तार जो है भारत के अन्य जगहों पे, यानी कि भारत के संपूर्ण जगहों पे इस स्वदेशी आंदोलन को चलाया जाए और इस स्वदेशी आंदोलन में अन्य वर्गों को भी सम्मिलित कर लिया जाए ताकि इसका व्यापकता और ज़्यादा हो जाए। लेकिन इसी समय किसी तरह इस विवाद को कम करने के लिए कांग्रेस के उदारवादी लोगों ने स्वदेशी आंदोलन के मांगों को स्वीकार कर लिया और इस तरीके से यह विभाजन कुछ देर के लिए टल गई, है ना। यह विभाजन कुछ देर के लिए टल गई। लेकिन एक और भी घटना घटती है 1906 में, है ना। यहाँ पे देखिएगा 1906 में एक घटना घटती है और यह होता है कलकत्ता अधिवेशन, है ना। कलकत्ता अधिवेशन में जैसे नरमपंथी लोग जो है और गरमपंथी लोग हैं, इन दोनों में मतभेद जो है 1905 से ही उभर के सामने आ रही है। लेकिन यहाँ पे स्पष्ट दिखाई देगा क्योंकि यहाँ पे देखिएगा उग्रवादी जो दल हैं, यानी कि गरमपंथी जो लोग हैं, वो चाहते हैं कि अब कांग्रेस की अध्यक्षता गरम दल के हाथों में आए, है ना। गरम दल के हाथों में आए और ये गरम दल के लोग चाहते थे या तो इसका अध्यक्षता तिलक को बनाई जाए, नहीं तो लाला लाजपत राय को, है ना, लाला लाजपत राय को इसका अध्यक्ष बनाया जाए। ठीक है, कब? 1906 में। और इसी समय जो नरमपंथी के जो लोग थे, इसी समय जो नरमपंथी जो लोग थे, वो रास बिहारी घोष का नाम उद्घोषणा कर दिया था, है ना। रास बिहारी घोष का नाम आउट कर दिया गया। अब ये विवाद इतना ज़्यादा हो गया, इतना ज़्यादा विवाद हो गया, है ना, अध्यक्ष पद को लेकर के कि नरमपंथी जो थे ना, नरमपंथी बहुत ही तेज तर्रार आदमी थे। जैसे में आप देखिएगा जब भारत में कांग्रेस को बहुमत मिली थी तब उस समय सोनिया गांधी कांग्रेस पार्टी की अध्यक्ष थी। तो बहुमत मिलने के बाद लगा कि अब कांग्रेस की जो भारत के जो प्रधानमंत्री बनना चाहिए, सोनिया गांधी को बनना चाहिए। लेकिन जो विपक्षी में जो भारतीय जनता पार्टी थी और बहुत सारे ऐसे पार्टियां थी जो इनका विरोध करने लगी कि नहीं, ये विदेशी हैं, इनको प्रधानमंत्री नहीं बनना चाहिए। ठीक है, तब सोनिया गांधी ने सोची कि हम एक ऐसे व्यक्ति को खड़ा करें जो विपक्षी भी और पक्ष वाले भी उसका विरोध न करें। इसीलिए उन्होंने क्या किया, मनमोहन सिंह को, है ना, भारत का प्रधानमंत्री बना दिया, जिसकी वजह से न विपक्षी बोल पाए न पक्ष वाले बोल पाए। क्योंकि मनमोहन सिंह का एक अपना कद था, एक अर्थशास्त्री थे और भारत की स्थिति को ज़मीन से आसमान तक ला करके रखा था।
इसी तरीके से जो उदारवादी जो लोग थे, यहाँ पे कलकत्ता अधिवेशन का अध्यक्षता जो है दादा भाई नौरोजी को बना दिया, है ना, दादा भाई नौरोजी को यहाँ पे बना दिया। अब दादा भाई नौरोजी को बनाने के बाद गर्मपंथी भी इनका विरोध नहीं कर सकते थे और ना ही नरमपंथी इसका विरोध करते थे, नहीं कर पाए। इसीलिए यहाँ विभाजन होने से मतलब समझिए कि यह जो विभाजन था वो कुछ दिन के लिए टल गया, है ना। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ देखने को मिलेगा, यहाँ पे जो गर्म दल के जो लोग थे उन्होंने यहाँ पे 4 प्रस्ताव को पारित करा ली, ठीक है। यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे जो 4 प्रस्ताव है ना, 4 जो प्रस्ताव है उसको पारित करवा लिया। सबसे पहला था स्वदेशी, है ना, सबसे पहला क्या था, स्वदेशी, इस प्रस्ताव को यहाँ पे पारित कर दिया गया। और दूसरा था बहिष्कार, है ना, दूसरा था बहिष्कार। और तीसरा था आपका यहाँ पे राष्ट्रीय शिक्षा, तीसरा क्या था, तीसरा था राष्ट्रीय शिक्षा, ठीक है। और चौथा था आपका स्वशासन, है ना, चौथा क्या था, स्वशासन था। इसका मतलब ये था कि उग्रवादी जो लोग थे, गर्मपंथी जो लोग थे, यहाँ पे क्या हुए, लोकप्रिय हो गए, है ना। उग्रवादी जो गर्मपंथी लोग हैं वो सबसे ज़्यादा यहाँ पे लोकप्रिय हो गए। और लोकप्रियता जब किसी की बढ़ेगी तो दूसरी की लोकप्रियता घटेगी, यानी कि नरमपंथियों की लोकप्रियता घट गई। और यहीं पे जब 1906 में कलकत्ता का अधिवेशन होता है ना, कलकत्ता का अधिवेशन होता है, तो इसी कलकत्ता के मंच से स्वराज्य की मांग कांग्रेस के द्वारा पहली बार किया जाता है। स्वराज्य का अर्थ होता है स्वशासन, ठीक है, स्वराज्य का अर्थ होता है स्वशासन। और यहाँ की अध्यक्षता नौरोजी के द्वारा, दादा भाई नौरोजी के द्वारा किया जाता है। अब देखिए, जैसे ही लोकप्रियता बढ़ती है, जब गर्मपंथियों की लोकप्रियता बढ़ती है तो सबसे ज़्यादा डर और भय लगता है किसको, नरमपंथी को। नरमपंथी को लगता है कि इनके नीतियों के वजह से सबसे ज़्यादा जो राष्ट्रीय आंदोलन है उस पर प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि ये गर्मपंथी के जो लोग हैं किसी भी हालत में अंग्रेजी सरकार को उखाड़ फेंकना चाहते थे। किसी भी हालत में जो अंग्रेजी सरकार थी, अंग्रेजी हुकूमत थी, उसको उखाड़ फेंकना चाहती थी। लेकिन नरमपंथी जो थे, नरमपंथी इसी से भयभीत थे, इसी से वो डरते थे, क्योंकि उनका मानना था कि अगर ये गर्मपंथी के जो लोग हैं अगर कुछ ऐसा काम कर दे तो सबसे ज़्यादा प्रभाव जो है और बुरा जो प्रभाव है नरमपंथियों को भुगतना पड़ेगा। इसी वजह से नरमपंथियों ने अब गर्मपंथियों को संदेह की दृष्टि से देखने लगे। यही वजह था कि जब नरमपंथियों ने संदेह की दृष्टि से देखने लगे तो कभी अब नहीं चाहते थे कि यहाँ पे गर्मपंथियों का दबदबा बने। अब ये देखिए क्या होता है आगे चल के, यहाँ पे देखिएगा, जब 1907 में जब फिर अध्यक्ष पद की चुनाव की जब बारी आती है तो जो उदारवादी है ना, जो उदारवादी वो कांग्रेस की अध्यक्षता सूरत में ही करना चाहते हैं। और उग्रवादी जो लोग हैं, जो गर्मपंथी हैं, है ना, जो गर्मपंथी है वो चाहते हैं कि कांग्रेस की अध्यक्षता को नागपुर अब ले चला जाए। और नागपुर में वो चाहते हैं कि इसकी अध्यक्षता या तो तिलक को बनाई जाए, नहीं तो लाला लाजपत राय को बनाया जाए, है ना, लाला लाजपत राय को बनाया जाए। लेकिन उदारवादियों ने सूरत के अधिवेशन यानी कि सूरत से कभी भी टस से मस होने को तैयार ही नहीं थी। वो सूरत से कहीं दूसरी जगह पे अधिवेशन करने के लिए वो तैयार ही नहीं थी। और यही वजह था कि सूरत में ही कांग्रेस का जो अध्यक्ष है रास बिहारी घोष को बना दिया गया। रास बिहारी, है ना, घोष को यहीं पे इसका अध्यक्ष बना दिया जाता है, रास बिहारी घोष को। और यहाँ पे जो विभाजन होता है, जैसे आप कभी कभी देखते होंगे संसद भवन में, कभी पक्ष और विपक्ष वाले जब बहुत ही ज़्यादा यानी कि समझिए कि नैतिकता का भी वो लोग हनन कर देते हैं। और कभी कुर्सियाँ एक दूसरे नेता पे भी चलाई जाती है, कभी चप्पल जूता भी चलता है। इस तरीके से यहाँ पे लात जूता और चप्पल और जूते जो है ये भी बरसने लगते हैं। सुरेंद्र नाथ बनर्जी को
और रनाडे को एक जूता जो है वो लग जाता है यहाँ पे। इसका मतलब ये था कि यहाँ पे जूता और चप्पल भी चला था, है ना, जूता और चप्पल भी चला था यहाँ पे, यानी कि मारपीट भी हुआ था, है ना। यहाँ पे क्या था, सूरत में मारपीट भी हुआ था। और इस तरीके से यहाँ इस सूरत में जो कांग्रेस यहीं पे दो भागों में विभाजित हो जाती है। एक हो जाता है गरम दल और दूसरा होते हैं नरम दल। ठीक है, एक चीज़ और हम लोग जान जाए, अगर हम लोग देखेंगे यहाँ पे तो कांग्रेस में जो यहाँ पे जो नरम दल वाले लोग हैं, है ना, नरम दल वाले लोग हैं, और यहाँ पे गरम दल वाले हैं, है ना, गरम दल वाले कौन कौन है इसको पहले जान लिया जाए। तो सदस्यों में देखिएगा तो रास बिहारी घोष हो ही जाते हैं, है ना। यहाँ पे देखिए रास बिहारी, है ना, घोष हो जाते हैं। उसके बाद देखिएगा यहाँ पे दादा भाई नौरोजी भी होते हैं, है ना, नौरोजी होते हैं। उसके बाद यहाँ पे देखिए WC बनर्जी भी नरम दल में ही शामिल है ना, WC बनर्जी भी है आपके नरम दल के सदस्य हैं। उसके बाद यहाँ पे देखिए गोपाल कृष्ण गोखले हैं, है ना, गोपाल कृष्ण गोखले हैं नरम दल के सदस्य। और उसके बाद तैयब जी हैं, बदरुद्दीन तैयब जी, अगर देखिएगा तो तैयब जी भी आपके क्या हैं, तैयब जी भी नरम दल के ही सदस्य हैं। इतने सारे जो लोग हैं आपके नरम दल के सदस्य होते हैं। उसके बाद गरम दल में आपको पता ही होगा, गरम दल में देखिए लाल बाल पाल भी बोलते हैं हम लोग, है ना, ये हो जाएंगे लाला लाजपत राय, लाला लाजपत राय हो जाएंगे। और ये हो जाएंगे बाल गंगाधर, है ना, बाल गंगाधर तिलक हो जाते हैं। ठीक है, और एक हो जाते हैं बिपिन चंद्र पाल, है ना, बिपिन चंद्र पाल हो जाएंगे। और एक और नाम होता है वो अरविंद घोष है ना, अरविंद घोष हो जाते हैं। यानी कि गरम दल में लाला लाजपत राय हो जाएंगे, बाल गंगाधर तिलक हो जाते हैं, बिपिन चंद्र पाल हो जाएंगे और अरविंद घोष हो जाएंगे। देखिए सूरत अधिवेशन का जो दोषी, जो सबसे बड़ा दोषी माना गया, यही बाल गंगाधर तिलक को ही माना गया। और कहा गया कि इन्हीं विचारधाराओं के, यानी कि इनके विचारधाराओं के कारण ही कांग्रेस दो भागों में विभाजित हो गई और सारा का सारा जो दोष है बाल गंगाधर तिलक पे ही मढ़ दिया गया। बाल गंगाधर तिलक पे क्या किया गया, मढ़ दिया गया। और कहा गया कि इस कांग्रेस के विभाजन का जो कारण है, जो मुख्य दोषी है, बाल गंगाधर तिलक हो जाते हैं। ठीक है, तिलक हो जाते हैं। तो बाल गंगाधर तिलक को 1908 में 6 वर्षों का कारावास मिलता है और इनको मांडले जेल भेज दिया जाता है, जिसकी वजह से ये गरमपंथी की जो सीमा बहुत तीव्र गति से जो बढ़ रही थी वो कमज़ोर पड़ जाती है। कब, 1908 में। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। अब देखिए 1908 में यहाँ पे इलाहाबाद का अधिवेशन होता है ना। 1908 में यहाँ पे देखिएगा इलाहाबाद का, है ना, इलाहाबाद का अधिवेशन होता है और इस अधिवेशन में नए संविधान का निर्माण होता है, नए कार्यक्रम बनाए जाते हैं और इसमें प्रावधान रखा जाता है कि अब उग्रवादियों को, यानी कि गरमपंथी को 7 वर्षों के लिए कांग्रेस में प्रवेश करने का मनाही कर दिया जाता है। यानी कि इसी इलाहाबाद अधिवेशन में एक प्रावधान लागू होता है ना, प्रावधान लागू होता है कि 7 वर्ष के लिए, है ना, 7 वर्ष के लिए अब उधर यानी कि गरमपंथियों को प्रवेश वर्जित कर दिया जाता है कांग्रेस में 7 वर्ष के लिए, है ना, इम्पोर्टेंट है। 7 वर्ष के लिए प्रवेश वर्जित कर दिया जाता है, प्रवेश वर्जित कर दिया जाता है किसमें, कांग्रेस में, उग्रवादियों के लिए, गरम दल के लिए। तो ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। उसके बाद देखिए 1907 में कुछ और भी घटना हम लोग देखेंगे। 1907 में यहाँ पे देखिएगा 1907 में भारतीय तिरंगा ध्वज की नींव डाली जाती है ना। भारतीय तिरंगा ध्वज की यहाँ पे देखते हैं हम लोग, बहुत इम्पोर्टेंट है आपके लिए। भारतीय तिरंगा ध्वज की, है ना, तिरंगा ध्वज की नींव डाली जाती है यहाँ पे। और ये नींव जो डालती हैं उनका नाम है मैडम
मैडम भीकाजी रुस्तम कामा नाम रहता है। इनका नाम यहाँ पे रहता है मैडम भीकाजी रुस्तम कामा, है ना, रुस्तम कामा नाम है ना। इनका नाम है मैडम भीकाजी रुस्तम कामा और इन्हीं को भारतीय क्रांति की जननी कहा जाता है ना। मैडम भीकाजी रुस्तम कामा को भारतीय क्रांति की जननी कहा जाता है और भारतीय क्रांति की माता भी कहा जाता है ना। और ये 1907 में, चलिए और आगे बढ़ते हैं हम लोग, 1907 में ही, है ना, 1907 में ही ध्वज पहली बार, यह ध्वज जो है पहली बार जर्मनी के स्टुटगार्ट में फहराया जाता है ना। 1907 में पहली बार, ठीक है, पहली बार यह ध्वज जो है जर्मनी के स्टुटगार्ट में, है ना, स्टुटगार्ट में फहराया जाता है पहली बार 1907 में। बहुत इंपॉर्टेंट है और यहाँ से सवाल पूछे गए हैं, बहुत बार पूछे गए हैं। ये बंगाल का ये सूरत का जो अधिवेशन होता है जिसमें नरम और गरम दल जो हैं दो भागों में बढ़ जाते हैं, इस घटना को एनी बेसेंट काला दिवस के रूप में मानती है। उनका कहना है कि यह घटना इतिहास में काला दिवस के रूप में माना जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखिएगा एक बहुत इम्पॉर्टेंट है, आपको पता ही होगा, 1908 में, ठीक है, 1908 में जब बाल गंगाधर तिलक को 6 वर्षों की सज़ा हो जाती है और जब इनको मांडले जेल भेज दिया जाता है ना, कब, 1908 में तिलक को, यहाँ पे देखिए, तिलक को 6 वर्ष की सज़ा मिल जाती है और इनको मांडले जेल जो है ना, मांडले जेल भेज दिया जाता है। तब जाकर के ये उग्रपंथी जो विचारधारा है धीरे धीरे कमज़ोर हो जाती है। 1908 में और भी चीज़ें होती है जिसके बारे में हम लोग यहाँ पे जानेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे एक चीज़ और भी देखिएगा, तिलक को भारत का बेताज बादशाह कहा जाता है ना, बेताज बादशाह कहा जाता है। तिलक को भारत का बेताज बादशाह कहा जाता है, ठीक है। और इसी समय देखिएगा, इसी समय आप लोग देखिएगा कि बहुत ऐसे जो गर्मपंथी जो दल के जो लोग हैं, है ना, जैसे अरविंद घोष को ब्रिटेन के द्वारा बुलाई जाती है और ब्रिटेन के सम्राटों के द्वारा इनको डांट फटकार लगा दिया जाता है। जब अरविंद घोष भारत आते हैं लौट करके, तब भारतीय राजनीति से ये संन्यास ही धारण कर लेते हैं, ठीक है। अरविंद घोष जो है, इसी समय देखिएगा अरविंद घोष, है ना, अरविंद घोष इसी समय क्या होते हैं, सन्यासी बन जाते हैं और इसीलिए इनको क्रांतिकारी सन्यासी भी कहा जाता है। जब ये ब्रिटेन से लौट के आते हैं तब भारत में आते ही जो भारतीय राजनीति है उससे सन्यास धारण कर लेते हैं और सन्यास धारण करने के बाद ये पुडुचेरी चले जाते हैं जहाँ पे अरबिंदो आश्रम की स्थापना करते हैं, ठीक है। आप देखिए यहाँ पे अरबिंदो, है ना, अरबिंदो आश्रम की स्थापना करते हैं। पूछा जाता है, अरबिंदो आश्रम की स्थापना करते हैं जो पुडुचेरी में है ना, और इनको क्रांतिकारी सन्यासी भी कहा जाता है। इनका एक पुस्तक है जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया है। इनका जो पुस्तक है बहुत इम्पोर्टेंट है, जो पूछा जाता है। वो पुस्तक का नाम है लाइफ डिवाइन, है ना, लाइफ डिवाइन पुस्तक का नाम रहता है। इनका पुस्तक है किनका, अरविंद घोष का। बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत बार यह सवाल पूछा गया है कि लाइफ डिवाइन पुस्तक की रचना किसने किया था। तो लाइफ डिवाइन पुस्तक की जो रचना है अरविंद घोष का है ना, अरविंद घोष का हो जाता है लाइफ डिवाइन। एक और पुस्तक है जिसका नाम है गीता का विस्तार। एक और पुस्तक है जिसका नाम है गीता का, है ना, गीता का विस्तार नाम हो जाता है। यह इंपॉर्टेंट है, गीता का विस्तार। उसके बाद यहाँ पे देखिएगा वंदे मातरम को इन्होंने अंग्रेजी में लिखा, यह भी इम्पोर्टेंट है। वंदे मातरम को इन्होंने वंदे मातरम को अंग्रेजी में लिखा, यह भी इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट हम लोग कुछ और भी चीज़ें देखेंगे। अरविंद घोष का एक नारा था, नारा पूछा जाता है आपसे,
अरविंद घोष का एक नारा था, स्वदेशी अपनाओ और विदेशियों का बहिष्कार करो, है ना। स्वदेशी अपनाओ और विदेशियों का क्या करो, बहिष्कार करो, इनका एक नारा था, है ना। स्वदेशी अपनाओ, स्वदेशी अपनाओ, अपनाओ और विदेशियों का, है ना, बहिष्कार करो, बहिष्कार करो, ये इनका नारा था, विदेशियों का बहिष्कार करो। एक और नारा था जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है इनका, एक और नारा था, इन्होंने कहा था कि क्रांति स्वतंत्र हवा में होती है ना। इन्होंने कहा था कि क्रांति जो है, क्रांति स्वतंत्र हवा में होती है, हवा में होती है। यह सब 1908 की कहानी है। 1907 के बाद जो 1908 में जो घटना घटती है, उसी समय ये सारा घटना घट रही होती है। इसी समय 1908 में ही पृथक निर्वाचन की मांग किया गया। 1908 में ही यहाँ पे देखिएगा, पृथक, है ना, निर्वाचन की मांग किया गया, निर्वाचन की मांग किया गया, है ना। और ये मांग सर सैयद इमाम के द्वारा किया जा रहा था, है ना। सर सैयद इमाम के द्वारा किया गया, है ना। पृथक निर्वाचन की जो मांग है 1908 में किया गया, जिसकी मांग सर सैयद इमाम ने किया, और इस पृथक निर्वाचन को पुष्टि 1909 के अधिनियम में कर दिया गया। बाद में यही 1909 में जो पृथक निर्वाचन की मांग को जब एक्सेप्ट किया गया, तो आगे चल के यही पृथक निर्वाचन प्रणाली जो है, यानी कि एक पाकिस्तान के रूप में उभर के सामने आता है। 1908 में और भी घटना हुआ था। यहाँ पे देखिएगा, 1908 में मुस्लिम लीग का, है ना, मुस्लिम लीग का एक शाखा है ना, एक शाखा है जिसकी स्थापना लंदन में होती है। 1906 में मुस्लिम लीग का स्थापना तो हो जाता है, 1908 में उसकी एक ब्रांच है जिसकी शाखा जो हम कहते हैं वो लंदन में स्थापित होता है। जिसको स्थापित करने वाला जो व्यक्ति है उसका नाम है अमीर अली, है ना। कब किया जाता है? 1908 में, 1908 में किया जाता है। और 1908 में ही जो बहुत इम्पोर्टेंट है, बीपीएससी ने बहुत बार ये सवाल पूछा है। 1908 में, यहाँ पे देखिएगा 1908 में, है ना, अगर हम लोग डेट लिखे तो डेट पूछा जा सकता है 11 अगस्त 1908 को, है ना। 11 अगस्त 1908 को मुजफ्फरपुर के जेल में खुदीराम बोस को फांसी पर लटका दिया गया। वो मात्र उस समय 18 वर्ष के थे, है ना, 18 वर्ष के थे। और उनको जो फांसी दिया गया मुजफ्फरपुर के जेल में दिया गया, जो बिहार में है ना, मुजफ्फरपुर के जेल में दिया गया जो बिहार में है। और फांसी पे चढ़ने वाले यह सबसे युवा क्रांतिकारी नेता थे। और इनके एक दोस्त थे जिनका नाम थे प्रफुल्ल चाकी नाम था, है ना। इनका नाम था प्रफुल्ल चाकी नाम था। और इन्होंने पुलिस से बचने के लिए आत्महत्या कर ली, है ना, आत्महत्या कर ली इस समय। तो 1908 में ये सारा चीज़ होता है। हम लोग 1909 का जो एक्ट है उसके बारे में पढ़ेंगे और लगातार हम लोग बने रहेंगे। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच।